ये क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। पोटेंशियल चाहिए। इससे पहले हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ कि वो सम एन टाइम्स रो आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट है। आप मुझे एन की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए।
चेक करेंगे हर रिजल्ट। इसे एक बार चेक करना पड़ेगा आपको अपना रिजल्ट। ओके, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो दो सिस्टम बनेगा। एक पूरा स्फीयर बन जाएगा, और एक कैविटी बन जाएगा। एक रो डेंसिटी का और एक माइनस रो डेंसिटी का। इसका जो चार्ज होगा वो बनेगा रो इंटू 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब।
ये बनेगा -ρ × 4/3 पाई इंटू इसके रेडियस पर क्यू। अगर हम इस चार्ज को -q मान लें तो इस चार्ज को कितना लिख सकते हैं बता दीजिए। अगर इसको -q मान रहे हैं तो इसको कितना लिख सकते 8Q। हैं? 8q। परफेक्ट। क्योंकि आपको दिखेगा कि ये वाला टर्म जो है वो q के बराबर है, तो ये वाला टर्म q के बराबर है और यहाँ एक 8 एक्स्ट्रा है, तो ये 8q। आपको दिखेगा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा पी पे, तो कैसा पॉइंट है ये, आउटसाइड की इनसाइड? इस स्फीयर के लिए ये पी पॉइंट है। आउटसाइड। आउटसाइड। तो अपन लिख देते हैं के क्यू बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये बन जाएगा KQ/2R। V2, सर K2Q/R होगा ना? सॉरी, 2Q, KQ/R, 2KQ/। V2 लिखते हैं। V2 यानी सेकंड वाले स्फीयर के वजह से भी ये आउटसाइड पॉइंट है, तो KQ/। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? आई एम लुकिंग फॉर दिस डिस्टेंस। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस गोइंग टू बी? ये R है, पूरा 4R है, वो तो 3R रिमेनिंग होगा। 3R। टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट पे होगा V1 माइनस, सॉरी, V1 + V2, तो 2KQ/R -KQ/3R, 5KQ/3R। वैल्यू डालते हैं सबकी। K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू लिखना है, तो मेरे हिसाब से Q का वैल्यू है ये वाला पार्ट, ρ × 4/3 पाई R क्यू। अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से ये 5/9 ρr² बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, जिसमें n का वैल्यू 5/9 होगा। क्लियर है क्या लॉजिक? यस सर। ठीक है। इसमें भी जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने का वही तरीका है, दो सिस्टम के कंपोनेंट्स बनाइए, दोनों के वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए और पोटेंशियल को ऐड कर दीजिए। पोटेंशियल निकालना फील्ड निकालने से ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और वेरिएशन देखिए। ये एक स्फीयर है जिसका डेंसिटी है K × R, वेयर R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इसका रेडियस है कैपिटल R। मेरे को दो पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए।
Find magnitude of field at A and B. Looking for this particular answer. अ, इस कांस्टेंट को आप K1 ले लीजिए या कुछ रो नॉट ले लीजिए, ताकि के से आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कूलम्स कांस्टेंट भी के ही है ना। तो रो नॉट ले लो।
बेसिकली आप मुझे n1 और n2 की वैल्यू बता दीजिए। इस बार जो फॉर्मूला हम डेराइव किए थे पहले, क्या वो काम करेगा क्या फील्ड का इनसाइड पॉइंट्स और आउटसाइड पॉइंट्स पे? नो सर। क्योंकि वो सारे स्पीयर्स कैसे थे, वो सारे स्पीयर्स यूनिफॉर्मली चार्ज थे। इस बार आपका डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है, तो आपको पूरा गॉस लॉ फिर से लगाना पड़ेगा। 5 मिनट है, खत्म करेंगे।
ओके, चलिए बेसिक से चलते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। अभी भी अगर मैं एक आर डिस्टेंस पे जाके एक पतला हॉलो स्फीयर बनाऊंगा तो उसका डेंसिटी डिफरेंट कि उस पूरे पे डेंसिटी सेम? आर पे डी आर के एक एलिमेंट देखूंगा अगर, तो वहां पे डेंसिटी वेरी करेगा कि वहां पे डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा? सेम रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है अभी भी मेरे पास यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर्स का सेट है, ऑल्दो वो सब आपस में यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन एक हॉलो यूनिफॉर्म, दूसरा हॉलो यूनिफॉर्म, तीसरा हॉलो यूनिफॉर्म, ऐसे करके बहुत सारे हॉलो यूनिफॉर्म, सॉरी, हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर्स है। वो सब रेडियल फील्ड ही बनाएंगे। तो एक बात की श्योरिटी है कि चाहे ए हो या बी हो, दोनों पे फील्ड होगा रेडियल ही। इस बात में कोई दिक्कत? दोनों में फील्ड जो होगा वो रेडियल ही होगा, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ही होगा, या तो अवे फ्रॉम द सेंटर हो चाहे टुवर्ड्स द सेंटर हो, वो अलग बात, पर फील्ड होगा रेडियल। कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं इनसाइड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। तो इनसाइड पॉइंट के बारे में जब बात करूंगा तो उससे पास होता हुआ गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ। फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, और इसके हर जगह की यही कहानी। तो इस गॉसियन सरफेस पे जब मैं ई डॉट डी एस लिखूंगा या ई डॉट डी ए लिखूंगा, तो मेरे को लिखना होगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड आई एम वर्किंग फॉर ए। सबसे पहले इसके क्यू इन की बात करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे जितना चार्ज है वो चाहिए, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमको इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, अगर हम एक डी आर का शेल लेंगे, तो उस शेल में जो छोटा सा चार्ज आया होगा वो चार्ज होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस बात को देखो, और अगर डाउट है तो पूछो। ये सर इस एक बार फिर शेल, से बता देंगे। हाँ, मैंने क्या किया है कि आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का एक शेल तोड़ा है, और बोल रहा हूँ कि इस शेल पे डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो मैं इस चार्ज को लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द शेल इनटू डेंसिटी, और आर डिस्टेंस की दूरी पे डेंसिटी जो है वो है रो नॉट आर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। ठीक है। अब मैं ऐसे सारे चार्जेस को अगर इंटीग्रेट कर लूँ, और मेरे को पूरा आर तक जाना है कि आर बाई टू तक ही जाना है? R/2 तक जाना है सर। परफेक्ट। तो अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से आर बाई टू तक। ये मेरा छोटा सा क्यू इन था, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मेरा टोटल क्यू इन बनने वाला है। तो एल एच एस मेरा आ गया टोटल क्यू इन। आर एच एस में जो कांस्टेंट पार्ट है उसको मैं थोड़ा बाहर कर लेता हूँ। क्या होगा आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन? R⁴/4। आर टू दी पावर 4/4। परफेक्ट। 0 से आर बाई टू। तो ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान होगा। क्यू इन का वैल्यू देखो, पाई रो नॉट, स्मॉल आर की जगह आर बाई टू पुट करते हैं, आर टू दी पावर 4/16, जीरो डालने से जीरो। तो क्यू इन का वैल्यू आ गया है मेरे पास। कोई दिक्कत है इसमें? क्यू इन का वैल्यू आ गया है मेरे पास। चलो अब वापस से उस गॉसियन इक्वेशन को याद करते हैं, और दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको उधर लेके चल लेते हैं।
अच्छा, हर जगह ई और डीए का डायरेक्शन अलग कि सेम? सेम। सेम। तो इस डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ई इंटू डीए इंटू कॉस जीरो होता है 1। इस पूरे गॉसियन सरफेस पे, ये जो आपका ओरिजिनल गॉसियन सरफेस है, ये है आपका गॉसियन सरफेस। इस पूरे गॉसियन सरफेस पे ई का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट रहेगा। तो अपन ई को बाहर निकालते हैं। अच्छा, ई वेक्टर को क्यों नहीं बाहर निकाल पाए थे? ई वेक्टर को क्यों नहीं क्योंकि बाहर निकाल उसमें पाए? डायरेक्शन डिफरेंट है, तो फिर वो एग्जैक्टली। कांस्टेंट नहीं है। परफेक्ट। ई इंटू, जब आप इस गॉसियन सरफेस के पूरे एरिया के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो आपको इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाएगा, जो कि 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर की r/2 का स्क्वायर। r/2। r/2, क्योंकि हम जिस स्फीयर की बात कर रहे हैं फिलहाल उसका रेडियस r/2। क्यूइन की वैल्यू डालने का वक्त आ गया है। ठीक चल रहा है। यहाँ से ई का वैल्यू देखो क्या आएगा। क्यूइन बाई एप्सिलॉन। दिस इज द फील्ड एट r/2। लॉजिक समझ पाए क्या? क्लियर है? यस। ठीक है। हर्ष, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अब प्लीज मुझे बी पे मैग्नीट्यूड निकाल कर बता दीजिए। अगर ए का मैग्नीट्यूड क्लियर है तो बी पे क्या मैग्नीट्यूड होगा वो निकाल के बता दीजिए। पीछे एक बार चेक करना पड़ेगा।
2 मिनट में इसको रैप अप करिए। सर इसमें ये स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करके नहीं यूज कर सकते क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेकिन उस पॉइंट चार्ज का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अगर मैं आपसे पूछता कि ये पूरे स्फीयर के पास कितना चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन दी स्फीयर, तो स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करते आप, जीरो से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करते? 2r तक इंटीग्रेट करते कि r तक इंटीग्रेट करते? क्योंकि चार्ज 2r तक फैला आर हुआ है कि सिर्फ r तक? परफेक्ट बात। तो ये बनता 4 पाई ρ0, सब कुछ वैसा ही चलता, और ये बन जाता जीरो से r तक, तो q बन जाता पाई ρ0 r⁴। अब चूंकि आउटसाइड पॉइंट है तो हम हर हॉलो स्फीयर के चार्ज को सेंटर पे प्लेस कर देते हैं, हर हॉलो स्फीयर के चार्ज को सेंटर पे प्लेस कर देते हैं। मेरे को लगता है ये पूरा क्यू चार्ज सेंटर पे है, और मेरे को बी पॉइंट पे फील्ड निकालना है जो कि वहां से 2r डिस्टेंस पे है। तो फील्ड एट बी शायद हम लिख पाते के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना होगा डिस्टेंस का स्क्वायर? 4r²। 4r²। Wouldn't this turn out to be rho naught r square by 16 epsilon naught, same as a? वो एक अलग बात है, बट दिस शुड हैव बीन दी वैल्यू, करेक्ट? यस सर। लॉजिक में क्लैरिटी है हर्ष? हाँ सर। ठीक है। इसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि आप उसको एक पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी हॉलो स्फीयर्स बनेंगे सबके लिए वो आउटसाइड पॉइंट। हाँ, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और
इसका जवाब बताइए। सर आर से टू आर वाला जो एरिया वो सॉलिड स्फीयर है कि एक डिफरेंट शेल है? नहीं नहीं, ओह सॉरी, माय बैड, आई शुड हैव, these are two shells. One of the cells has plus 2q and the other one has, सही है आपका जवाब, इस करेक्ट। क्या लगता है हर्ष, क्या होगा? कर रहे सर। ओके, वी वेट फॉर अ मिनट।
ओके, इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आप पॉइंट ए को देखोगे तो ए पॉइंट दोनों हॉलोस्फीयर्स के लिए इनसाइड पॉइंट है, और आपको याद है हॉलोस्फीयर्स के इनसाइड पॉइंट पे फील्ड क्रिएट होता है 0, तो फील्ड एट ए इज 0। डू वी अग्री ऑन दिस? आई शुड हैव मेंशन्ड डी हियर, एवरीवेयर। अच्छा, अगर सी भी है तो फिर आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक। अच्छा, बी पे बात कर लेते हैं। बी पे देखते हैं। बी प्लस क्यू वाले के लिए आउटसाइड पॉइंट है, लेकिन माइनस क्यू वाले के लिए आउटसाइड है कि इनसाइड है? इनसाइड। तो इनसाइड सिर्फ सर। सिर्फ प्लस क्यू बनाएगा उस पे, तो वो बनाएगा के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सी पॉइंट तो ऑटोमेटिकली दोनों के लिए इनसाइड पॉइंट ही है, तो 0। अगर मैं डी भी पूछ लेता लेट्स से, तो डी पे कितना फील्ड बनता? डी पे इन दोनों के वजह से कितना फील्ड आता? डी पे अगर मैं पूछता तो फील्ड कितना होता? डी प्लस क्यू के लिए कैसा पॉइंट है? सर 0 होगा। परफेक्ट ईशा। डी प्लस क्यू के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो चार्ज को सेंटर पे भेज देते हैं। डी माइनस क्यू वाले स्फीयर के लिए भी कैसा पॉइंट है? माइनस क्यू वाले स्फीयर के लिए भी डी कैसा पॉइंट? आउटसाइड। आउटसाइड। तो उसको भी हम सेंटर पे चार्ज भेज सकते हैं। सेंटर पे टोटल चार्ज कितना हो गया बताइए? 0। 0। इसका मतलब है डी पॉइंट पे भी फील्ड कितना? 0। फिलहाल तो अपने को आंसर ए बी और सी देख के करना था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई बी इज ग्रेटर देन ई ए एंड ई सी, एंड ई ए एंड ई सी आर इक्वल टू ईच अदर। तो मेरे हिसाब से लॉजिक में कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर है ना? हाँ सर। लेट्स टॉक नाउ अबाउट फील्ड फील्ड ड्यू टू infinitely charged thin sheet, or we can say field due to thin infinite uniformly charged thin infinite sheet, thin infinite sheet. Okay. Okay, let's
talk about this. पहले मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इतना तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये एक इनफाइनाइट शीट है जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। Away from the thin infinite sheet. अवे अवे फ्रॉम, या फिर इतना कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द इनफाइनाइट शीट होगा, Perpendicular. परपेंडिकुलर ज्यादा ये होगा। है ना। परपेंडिकुलर टू द इनफाइनाइट शीट होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ तो टूवर्ड्स, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो अवे। इस बात से तो अग्री करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरे को फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम उस जगह पे एक गॉसियन सरफेस बना लें, एक क्यूबॉइड बना लें इस तरह का, ठीक है, जो कि जिसका डिस्टेंस अगर इधर डी है शीट से, तो इधर भी डी है, यानी ये पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर इन सारे पॉइंट्स पे अगर फील्ड ई बनेगा तो इस पॉइंट पे भी फील्ड ई बनेगा। एंड लेट्स से ये जो एरिया है ये एरिया ए है, तो ये वाला एरिया भी। अगर हम आपसे पूछे फील्ड फ्लक्स, गॉस लॉ लगाना है मुझे अगर, तो ई डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर के सरफेस, नीचे के सरफेस, बैक सरफेस और फ्रंट सरफेस से कोई फ्लक्स आएगा क्या? क्योंकि वहां कोई भी सरफेस लोगे तो सरफेस एरिया ऊपर, फील्ड इधर, एंगल 90, तो उन तीनों सरफेस, उन चारों सरफेस से कोई फ्लक्स क्रिएट होगा? No, sir. नहीं। यानी फ्लक्स सिर्फ क्रिएट होगा राइट वाले फेस से और लेफ्ट वाले फेस से। इधर भी ई डॉट ए, इधर भी ई डॉट ए, तो टोटल फ्लक्स होगा। इस बात से अग्री करते हैं? हाँ सर। Yes, sir. और क्यू इन देखो क्या होगा, आपका जो गॉसियन सरफेस बना उसका ये वाला पार्ट, हमारे शीट का ये वाला पार्ट हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर चला गया है, जिसका एरिया है ए और जिसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इस वाले पार्ट में जो चार्ज रहा होगा वो होगा सिग्मा इंटू ए। ई की वैल्यू आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड। अब आप एक चीज देख के बताओ, क्या ये फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? Independent, sir. इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ फील्ड लाइंस बनाओगे तो ऐसा फील्ड लाइंस बनेगा यूनिफॉर्म। टू वी एग्री ऑन दिस? पीछे साइड इधर बनेगी, है ना। Yes, sir. So this is very very important that the field is uniform. So field in this region will be uniform. That is what we have figured out. Field in the region is uniform. यहाँ से अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके।